रिश्ते न केवल हमें जीना सिखाते हैं बल्कि हमें सामाजिक भी होने का एक रास्ता दिखाते हैं। रिश्ते ना हों तो फिर हम लोग भूल जाएं कौन भाई है, कौन बहन है, कौन माँ है, बाप है, परिवार हैं। क्योंकि रिश्ते इंसानियत में होते हैं और इंसानियत ही एक दूसरे का ख्याल रखती है। अगर रिश्ते ना हो तो फिर इंसान इंसान ना रखे जानवर हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का अपने घर से निकल रहा था और जब घर से निकल रहा है कहीं बाहर जाने के लिए, तो उसे घर के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। जब दरवाज़ा खोल के देखता है तो दरवाजे के अंदर जो उसने दृश्य देखा उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका सगा पिता उसकी मुँह बोली बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। उसको यहाँ कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसा पिता कर रहा था ठीक वैसा ही बेटा भी अपनी मुँह बोली बहन के साथ करने लगता है और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। ख़त्म होता है तो एक व्यक्ति की मौत के बाद, और वो भी एक ऐसी मौत, ऐसा कत्ल होता है कि उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है। जब इस घटना का खुलासा होता है तो वाकई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली जब कहानी लोगों के सामने आती है तो ऐसा लगता है कि जो लोग इतने बड़े बड़े होने का ढोंग करते हैं वो वाकई अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं। आज की कहानी आपको परेशान कर सकती है, शर्मसार कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है बिलासपुर और इसी का एक थाना लगता है सकरी। बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर 2022 की शाम लगभग 4:05 के आसपास की। एक व्यक्ति जिसका नाम संजू त्रिपाठी होता है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास, वो अपने फार्म हाउस से होकर अपने घर वापस आ रहा था। जो इसका घर होता है कुद्दू दंड में होता है। ये बिलासपुर की तरफ से आ रहा था। जो मुंगेरी रोड होता है वहाँ पर सकरी बाईपास की तरफ जैसे ही पहुँचता है तो स्पीड ब्रेकर की वजह से अपनी कार को थोड़ा धीरे कर लेता है। कार जैसे ही धीरे होती है अचानक से दो कारों में सवार कुछ लोग आते हैं और उसकी कार को रोक लेते हैं और एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जब दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी तो लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई गईं आधुनिक हथियारों से और उस व्यक्ति को जो इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है संजू त्रिपाठी, उसको लगभग 3 गोली लगती हैं, जिसमें से एक गोली इसको भेजी से पार होती हुई बाहर निकल जाती है। घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और जब ये गोलियां चल रही थीं तो आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी आंखों से दृश्य देख रहे थे। लेकिन इन लोगों को देखने के बाद जिनके हाथ में आधुनिक हथियार थे, उन्हें देखकर वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। सबके चेहरे ढके हुए थे। 2 अलग अलग गाड़ियों से वो हमला करने के लिए आए थे और वो अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ये सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। यहाँ के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड से लेकर एफएसएल टीम और कई तरह की टीम थी, चाहे वो सर्विलांस की हो, सभी टीमों ने आकर अपने अपने स्तर से जांच करने की कोशिश की। लेकिन घटना स्थल पर पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर ये कह सकें कि आखिरकार हत्या किस वजह से हुई है, किसने की है और क्यों की है। कई सवाल थे, ना केवल अब ये जानना चाहते थे बल्कि अब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंच जाती है। और ये जब खबर पहुंचती है तो पता चलता है कि कांग्रेस के नेता हैं संजू त्रिपाठी, जो पूर्व में महामंत्री रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। ये अपना आप में बड़ा सनसनीखेज हो जाता है। लेकिन इनके बारे में जब पता करने की कोशिश करती है पुलिस तो कई चौंकाने वाली बातें आती हैं, क्योंकि इनका जो लिंक था राजनीति के साथ साथ बदमाशी से भी था। कुख्यात बदमाश इन्हें कहा जाता था। साथ ही लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, ऐसे कई मामले थे। लगभग 27 मामलों में ये इनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे और हाल ही में ये अभी जेल में रह के आए थे। तो पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार किसने हत्या की है और क्यों की है। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो क्या मामला था, उन्होंने बताया कि 2 कार में अलग अलग बदमाश आए थे, सबके हाथों में हथियार थे। पुलिस बस उसी पर काम करना शुरू कर देती है और आसपास के इलाके के लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको खंगाला जाता है और उन गाड़ियों के कलर के हिसाब से उन्हें पता करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 1000 सीसीटीवी खंगालने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग 100 मोबाइल टावर के पास जब जाती है, वहाँ के डेटा देखने के बाद ये पता करने की कोशिश करती है ताकि हत्यारों का पता चल सके, लेकिन वहाँ से भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे लगभग 50 टोलों के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको भी खंगाला गया, ये देखने के लिए कि वो गाड़ियाँ जिन गाड़ियों में बदमाश आए थे कहीं वो तो नहीं हैं, इनमें
टोल के सीसीटीवी कैमरे में कैद तो नहीं हो गए, लेकिन पुलिस को यहाँ भी सफलता नहीं मिलती है। पुलिस करे तो क्या करे। अब परिवार के एक एक सदस्य से पुलिस जांच पड़ताल करनी शुरू करती है, पूछताछ करनी शुरू करती है। जब पूछताछ पुलिस कर रही थी तो इस लड़के के जो पिता होते हैं, जिनका नाम होता है जय नारायण त्रिपाठी, और उनका जो बेटा होता है छोटा वाला, जिसका नाम होता है कपिल त्रिपाठी, इनके फ़ोन की बातचीत से कुछ ऐसा लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला था। फिर पुलिस ने इस घर की, इस परिवार की हिस्ट्री को जब खंगालना शुरू किया है तो वाकई अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था। दरअसल सन 1972 की बात है। जय नारायण त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहते थे और यहाँ से अब सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के चले जाते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। वहाँ कुछ समय के लिए नौकरी करना शुरू कर देते हैं और नौकरी में उनका मन ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए वो राजनीति प्लस बदमाशी में उतर आते हैं। बदमाशी भी कुछ इस तरह करते हैं कि आसपास के लोग जय नारायण त्रिपाठी के नाम से कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अब चाहे वो रंगदारी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, ऐसे बहुत सारे काम थे वो करते रहते हैं। और इसी बीच में इनको 2 बेटे पैदा होते हैं, 2 बेटियां पैदा होती हैं, 4 जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इसी बीच में इनको एक लड़की मिलती है जिसके ऊपर कोई सहारा नहीं था, जिसके माँ बाप नहीं थे। उस बेटी को भी ये अपने घर ले आते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और जब पत्नी का देहांत हो जाता है धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़े वाले बेटे की और बड़ी वाली बेटी की वो शादी कर देते हैं। अब घर में 3 रहते हैं, एक छोटा बेटा, एक गोद ली हुई पुत्री और एक सगी बेटी। अब इसी से घर अपना ठीक ठाक चल रहा है। बात 1992 की है। 1992 में जब ये बड़ा वाला लड़का उस वक्त 16 साल का था, तब उसको एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास थी वो दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों को वो लेने की कोशिश कर रहा था। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया 13 साल के लड़के ने, इस संजू त्रिपाठी को, तो उससे गुस्सा आ जाता है और वो उसको इतना मारता है, बेहिसाब मारता रहता है। तब तक मारता है जब तक वो थक नहीं जाता और उसके लगता है कि अब ये मर चुका है, तब उसको छोड़ देता है। उसकी जेब में जो पैसे रखे हुए थे उन पैसों को ले लेता है। 1992 में ये पहली बार इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था। प्रत्यक्षदर्शी ये देखकर सब हैरान थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये देखकर साफ कह दिया कि जो बाप कर रहा है गुंडागर्दी, वही गुंडागर्दी का असर इस बेटे के अंदर भी आ रहा है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। पत्नी का देहांत हो ही चुका था जय नारायण की। एक दिन वो अपने घर के अंदर थे, तभी इसी बीच में जो उनका बड़ा बेटा है संजू त्रिपाठी, वो जब निकल के यहाँ से जा रहा है तो पिता अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ही ये खबर आपको बताई जा रही है। जब ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे तब ये लड़का संजू त्रिपाठी अपने बाप को देखता है और देखने के बाद अपनी ही मुँह बोली बहन के साथ वो गंदा काम करने लगता है, घिनौना कृत्य करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे क्या उसका बाप कर रहा था। अब ये लड़की मजबूर होती है क्योंकि इसके पास पहले से ही घर का, परिवार का, रिश्तों का सहारा ही नहीं था। इस घर ने सहारा दिया, इसलिए शायद इसकी मजबूरी का बाप फ़ायदा उठा रहा था और कुछ दिन के बाद फिर बेटा फ़ायदा उठाने लगता है। अब बाप को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए उसने अपने बेटे संजू से कहा कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन बाप पहले ही कर चुका था तो इसलिए बेटे पर उस बात का ज़्यादा असर नहीं हुआ। बाप ने रोकने की, टोकने की कोशिश की तो उसने अपने बाप को ही पीटना शुरू कर दिया। जब मन में आता था अपने बाप को भी थप्पड़ों से पीटता था। जबकि उसका बाप बाहर की दुनिया में बदमाश था, लेकिन घर में उसके बेटे का वर्चस्व कुछ इस तरह से कायम हो रहा था कि बाप अपने बेटे से ही डरने लगता है। लेकिन उसने सोचा कि इस लड़की की अगर वो शादी कर देगा तो शायद इस लड़की से वो पीछा छूट जाएगा और जो इसके साथ गलत हो रहा है फिर वो गलत नहीं होगा। लड़की की शादी कर दी जाती है, लेकिन जो बड़ा लड़का था उसकी बदमाशी कम नहीं हो रही थी। उसके पति को वो घर से बाहर कर दिया करता था और अपनी मुँह बोली बहन के साथ वो घिनौना कृत्य किया करता था। ये सब कुछ चल रहा था। बाप से दुश्मनी इसलिए हो जाती है क्योंकि बाप और बेटे में कुछ इस तरह की बातें थी कि बेटा अपने बाप को मारता था, और बेटी से, मुँह बोली बेटी से दुश्मनी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई के साथ जिस स्थिति में होती है तो वो गलत होता है। इसके पति के साथ भी वो मारपीट करके उसके साथ वो गंदा काम कर रहा था। बहन से भी दुश्मनी हो जाती है। अब आता है छोटा भाई, लेकिन इसी बीच में डबल मर्डर हो जाता है और इनका नाम आ जाता है। कुछ दिन के बाद ये जेल चले जाते हैं। जेल से छूट के आते हैं तो जेल के बाद फिर और गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। ज़मीनों पर कब्जा करने की बात हो या फिर ब्याज पर जो पैसा दिया है उसके बदले में कुछ ज़्यादा इकट्ठा करना, तो गुंडागर्दी का जो दायरा था क्योंकि वो गुंडागर्दी के साथ साथ हिस्ट्री शीटर बनता चला जाता है।
और पहले वो बदमाशी करता है बाहर के लोगों के साथ, फिर बदमाशी घर में ही करना शुरू कर देता है। जो छोटे भाई की जितनी भी ज़मीनें थीं अब उस पर भी उसने कहीं ना कहीं कब्जा करना शुरू कर दिया, अधिकार जमाना शुरू कर दिया। यही कारण था कि मई 2022 में जब छोटे भाई कपिल त्रिपाठी ने इसका विरोध किया तो उसने एक पंचायत आयोजित की और पंचायत में 2-3 लोग शामिल थे। कपिल त्रिपाठी अपने एक दोस्त को लेके आया था जो खुद पुलिस में था, और जब ये बैठ के बातचीत कर रहे थे तो उसने फरसा उठाकर सीधा अपने छोटे भाई के सर में मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अब बीच बचाने के लिए जो पुलिस वाला कपिल का दोस्त आया था तो उसको भी उसने बेहिसाब तरीके से मारा। वो वर्दी में था, उसके बावजूद वहाँ से भागकर उसने अपनी जान बचाई और इस बात का मुकदमा जब दर्ज कराया गया था तो ये सब जानते थे कि ये ज़्यादा दिन जेल में रहेगा ही नहीं, जेल से छूट के आएगा तो फिर मारेगा। इसलिए छोटे वाले बेटे ने बाप के साथ मिलकर, बहन के साथ मिलकर, बहनोई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और प्लान बनाया कुछ इस तरह का कि शार्प शूटर की व्यवस्था की गई और 10 लाख रुपए उन शार्प शूटर को तय किए गए, जिसमें 5 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। और 5 लाख रुपए एडवांस देने के बाद वो लगभग 1 महीने से रैकी कर रहे थे, और वो रैकी करने का अंतिम वक्त था 14 दिसंबर 2022 की शाम 4:05 पर। 2 गाड़ियाँ आती हैं, बीच में लगती हैं, और लगाने के बाद जब स्पीड ब्रेकर पर वो तेज़ी को उसने जब धीमे किया तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं उनके शूटरों के कब्ज़े में आ चुका था। जब गोलियां चलती हैं तो गोली सीधा उसको पार हो जाती है और वो मर जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है, तो ये तथ्य जब सामने आता है कि वो अपनी मुँह बोली बहन के साथ भी गंदा काम कर रहा था। मुँह बोली बहन की वजह से बाप को मारता था और मुँह बोली बहन की वजह से बहनों के साथ भी बदतमीजी करता था। ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए अपने सगे छोटे भाई के उसने फरसे से हमला कर दिया, और ज़मीन की वजह से ही अपने सगे छोटे भाई के दोस्त जो पुलिस में था उसको पर भी हमला कर दिया। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बदमाशी का दायरा था वो न केवल उस बिलासपुर में बल्कि आसपास के जनपदों में भी फैल चुका था, और फिर वो बदमाशी का दायरा उसने घर में भी फैल चुका था। फिलहाल पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद ज़्यादातर लोगों को जेल भेज दिया था। पुलिस इसमें चार्जशीट लगाने की कोशिश कर रही है, और कम से कम समय में पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों को सज़ा दिलाएगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर बन सकें, ताकि ऐसे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो सके। पुलिस का ये भी कहना है कि यदि कोई ऐसी बात थी तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ये जो भी इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है वो शायद नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज भारत चौहान हैं जो देहरादून के रहने वाले हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही रमेश राजपुरोहित हैं, आज उनकी शादी की सालगिरह है, उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें एहसान खान हैं, गणपत सिंह हैं, जयंत कुमार बसु हैं, गगन कुमार, शरीफ अंसारी, एजाज अहमद, मोहम्मद इस्ताख, श्रवण सिंह, तनुजा मंडल, सतीश प्रजापति, रामकरण, गुफरान सिद्दीकी, नागेंद्र सिंह, सुहेल सिद्दीकी, मधु कुमारी, कुंवर जय सिंह, मोहम्मद सरबर, उपेंद्र सिंह, जमीरुल इस्लाम, पंकज कुमार गुप्ता, प्रेम कुमार राय, किशोरी सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।